चैप्टर 34। संजीव जी और रंजना जी के जाने के बाद रौनक जी आकांक्षा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अब शिल्पी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो शिल्पी से बोले, अच्छा तुम ये कहना चाहती हो हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। जिस पर शिल्पी रौनक जी को देखने लगी। तभी रौनक जी बोले, तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगी तो हम मीडिया को बोलेंगे कि तुम हमारी असली बेटी हो और श्रेया गोद ली हुई। तुम कितनी सेल्फिश हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। श्रेया ने तुम्हारे लिए अपना हक छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे लगता है हम गिल्ट में ये सब कर रहे हैं, जबकि सच ये है हम वाकई उसे चाहते हैं। हम तुम्हें कितना मासूम समझते थे, इस वजह से हमने तुम्हें इस घर में रखा, मगर तुमने क्या किया, चाले चली ताकि तुम्हारा सच बाहर ना आए। मुझे शर्म आती है, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी माना था, तुम इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। इतना बोलकर वहां से चले गए। ऊपर से अन्या ये सब देख रही थी। तभी श्रेया बोली, तुम्हें क्या लगा तुम बार बार मेरे डैडा मम्मा को अपने जाल में फंसा लोगी? मगर देखो ना, तुम खुद अपने जाल में फंस कर हार गई हो। मगर डोंट वरी, अभी तो तुम्हें और एक सरप्राइज मिलेगा जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इतना बोलकर वहां से चली जाएगी। इधर रेयान ने भी ये पोस्ट देखी थी, जिससे उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बोला, जाना ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? इधर अनिका और उसके मम्मी पापा भी गुस्से में थे। यहाँ तक कि मल्होत्रा फैमिली ने रौनक जी को कॉल किया और उनसे बोले, ये क्या है रौनक, आखिर श्रेया ने ये क्यों किया? तुम्हें पता भी है उसने बचपन से कितना कुछ फेस किया है। अब ये सब तुम जल्दी सब कुछ क्लियर करो, वरना हम श्रेया को अपने साथ रख लेते हैं। अगर तुम्हें शिल्पी से ज्यादा प्यार है तो। इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। इधर रौनक जी को शिल्पी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। श्रेया के रूम में उसने एक पोस्ट और की और उसके नीचे उस वीडियो की प्रूफ भी डाली कि ये वीडियो असली है। वहीं जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया, पूरा इंटरनेट पर तहलका मच गया। सब शिल्पी को जो सिपेंथी से देख रहे थे, सब उसके खिलाफ हो चुके थे, और तो और उसे गालियां और दूसरों की जगह छीनने वाली भिखारी बोल रहे थे। शिल्पी तो आराम से सो गई थी, मगर उसे नहीं पता था कल उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। इधर रौनक जी को एक मेल आया। उस मेल और उसमें मौजूद फाइल को देखकर तो रौनक जी का दिमाग सुन्न रह गया। वहीं हाल आकांक्षा जी का भी था। तभी रौनक जी ने किसी को कॉल किया और उसे फाइल देकर कुछ बोला और फोन रख दिया। मगर श्रेया के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल थी। वो बोली, शिल्पी कल तुम्हें एक झटका लगेगा, ऐसा झटका जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना बोलकर हंसने लगी। अगली सुबह हर न्यूज़ चैनल में शिल्पी और उसके पापा मम्मी की खबरें ट्रेंड कर रही थी। मगर अभी भी शिल्पी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी श्रेया नीचे आई, उसके हाथों में एक सूटकेस लेकर नीचे आई, मगर तभी बाहर से बहुत ज्यादा लोग अंदर आए। वो लोग हर मीडिया चैनल के लोग थे। रौनक जी ने सबको बिठाया, तब तक शिल्पी भी नीचे आ चुकी थी। सभी लोग बैठ गए, मगर शिल्पी को ये लग रहा था जरूर रौनक जी उसको अपनी असली बेटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तभी श्रेया बाहर जाने को हुई। रौनक जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको लेकर सोफे पर बैठ गए, जहां दूसरी साइड शिल्पी बैठी हुई थी। तभी रौनक जी बोले, तो आप लोग जानना चाहते होंगे ना मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है? तो आज आप लोगों को मैं अपनी बेटी से मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो इनसे मिलिए, ये हैं मेरे और आकांक्षा जी की इकलौती बेटी श्रेया आहूजा। और शिल्पी मेरी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि मेरे ही किसी भरोसेमंद इंसान ने अपनी बेटी को मेरी असली बेटी से बदल दिया था और मेरी श्रेया को अनाथालय में छोड़ दिया था। जैसे ही शिल्पी ने रौनक जी की बात सुनी, वो सन्न रह गई। उसका चेहरा काला पड़ गया।
तभी रौनक जी बोले, श्रिया प्रिंसेस, तुम्हें क्यों लगता है हम तुम्हें गिल्ट में रह के प्यार करते हैं? हाँ, हमें गिल्ट है कि तुमने इतने साल इतनी मुश्किल भरी जिंदगी जी, मगर हमें दर्द होता है कि हम इतने आराम से यहाँ जी रहे थे, मगर हमारी इकलौती बेटी वहाँ दर्द भरी जिंदगी जी रही थी। तुम मेरा खून हो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, हम तुम्हें क्यों प्यार नहीं करेंगे? कब कुछ लोग बोलेंगे कि मोहिनी के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो कौन सा अन्याय किया उसके साथ, बल्कि मेरी बेटी ने उसे घर से नहीं निकाला, जबकि वो चाहे तो निकाल सकती थी। शिल्पी ने उसे बदनाम करना चाहा, यहाँ तक कि कॉलेज में भी श्रिया को गोद ली हुई बेटी बना दिया, जबकि श्रिया मेरी असली बेटी है। मगर आज शिल्पी की वजह से मेरी बेटी ने अपनी पहचान और सब कुछ छोड़ दिया, और ये चीज़ मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे शिल्पी के असली पेरेंट्स मिल चुके हैं। तभी मलय जी दरवाजे से अंदर आए। वहीं उन्हें देखते ही रौनक जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मलय जी वहां पहुंच गए तो रौनक जी मलय जी का हाथ पकड़ते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये हैं शिल्पी के डैड मिस्टर मलय राठौर। जैसे ही सबने ये सुना सब हैरान रह गए। वहीं शिल्पी के साथ मलय जी भी रौनक जी को देखने लगे। तभी रौनक जी बोले, क्यों मलय, सही कहा ना, वैसे खेल तो काफी अच्छा खेला था तुमने, मगर अफसोस तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। मलय जी कुछ नहीं बोल पाए। तभी रौनक जी बोले, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुमने ये क्यों किया, मगर हाँ, तुमने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी पुलिस आई और मलय जी को ले गई। तभी मलय जी बोले, रौनक आहूजा, ये मत सोचना तुम जीत गए, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इधर रौनक जी एक मेड से बोलकर शिल्पी का सामान मंगवाए, मगर शिल्पी रौनक जी के पैरों को पकड़ते हुए बोली, डैड प्लीज मुझे मत भेजिए, अब मैं श्रिया के साथ कुछ नहीं करूंगी। मगर रौनक जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। इधर मीडिया वाले भी चले गए और एक बार फिर से शिल्पी और मलय राठौर ट्रेडिंग में आ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 35। आज शिल्पी का खेल खत्म हुआ। सब उसे तरह तरह की गालियां देने लगे। मलय जी को जेल हो गई। वहीं शिल्पी को मलय जी से भी नफरत होने लगी, सिर्फ उनकी वजह से वो ऐसी बन गई। उससे उसका सब कुछ छीन गया। आज उसे पता चला कि उसका असली बाप वो इंसान है जिसे देखकर उसे घिन आती है। वो वहां से रोते हुए मलय जी के घर जाने लगी, मगर वो जहां से भी जाती सब उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते और उसे बहुत गंदे गंदे शब्द बोलते। कुछ लोगों ने उस पर गंदा पानी और सने अंडे भी फेंके। उसके दिल में आहूजा परिवार के लिए नफरत भड़क गई। उसने खुद से वादा किया वो श्रिया को मौत के घाट उतार देंगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर उसके दादा दादी और माँ बाप को सड़क पर भीख मंगवाएगी। मगर अफसोस ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रौनक जी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते थे। मगर बोलते हैं ना, हम नफरत और जलन में इतने अंधे हो जाते हैं, हमें सही गलत नजर आना बंद हो जाता है। वहीं हाल शिल्पी का भी था। शिल्पी की हालत काफी खराब थी। वो थोड़ी देर में एक बने से मेंशन में पहुंच गई, जिसके बाहर राठौर मेंशन लिखा हुआ था। ये मेंशन आहूजा मेंशन जितना ही बना था, मगर उसकी तरह सुंदर नहीं था। शिल्पी ने डोर बेल बजाई तो एक औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही उसने शिल्पी को देखा, उन्होंने शिल्पी को गले से लगा लिया। शिल्पी को उनके लगकर अच्छा महसूस हो रहा था, मगर उसने अपना सिर झटक दिया और उन्हें खुद से अलग कर बोली, मैं आपको या आपके पति को अपना माँ बाप नहीं मानती हूँ। मैं आप लोगों को कभी भी अपना माँ बाप नहीं मानूंगी। तभी वो बोली, मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए, अब मैं भी यहाँ रहूंगी। तभी मानसी जी, शिल्पी की माँ, उसे एक बने से कमरे में ले गई, जहाँ शिल्पी की बचपन से अभी तक की तस्वीरें थी। एक बार को शिल्पी के दिल में गर्माहट आई, मगर फिर वो खुद को सख्त दिखाते हुए बोली, जाइए यहाँ से। इतना बोलकर बाथरूम में चली गई।
वहीं शिल्पी शावर के नीचे खंगे होकर बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती वरना ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। उसके सारे दोस्त उसे गालियां दे रहे थे, कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने अपना सारा आईडी डिलीट कर दिया। वो शावर लेकर बाहर आई, उसने एक ड्रेस निकाली और वो पहनकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। उसके दरवाजा खोला तो एक मेड सर झुकाकर बोली, मिस आपको लंच के लिए बनी मैम बुला रही हैं। शिल्पी नीचे आ गई तो उसे डाइनिंग पर मानसी जी बैठी नजर आई। उसने कुछ नहीं कहा और लंच करने लगी। लंच उसकी पसंद का था। उसे इतना तो समझ आ रहा था कि मानसी जी उसे बेहद प्यार करती हैं, मगर उसे मलय जी से नफरत हो रही थी, जिस वजह से वो मानसी जी को भी नहीं अपना पा रही थी। इधर थोड़ी देर बाद मानसी जी वहां से बाहर चली गई। वो मलय जी से मिलना चाहती थी। वो उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने उनकी बच्ची को उनसे दूर क्यों किया। मानसी जी एक अच्छी औरत थी। उन्हें शिल्पी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मलय जी ने उन्हें बताया कि उनकी बच्ची पैदा होते ही मर गई, जिसकी वजह से मानसी जी अंदर से टूट गई थी और उन्होंने सच मान लिया क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें लगा शायद उनकी बच्ची सच में मर गई, मगर आज जब उन्होंने न्यूज़ देखी तो वो हैरान रह गई। मलय जी ने रौनक जी के साथ उनको भी धोखा दिया था। इधर थोड़ी देर में वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने इंस्पेक्टर से परमिशन ली और मलय जी के पास चली गई। मलय जी ने मानसी जी को देखा मगर वो कुछ नहीं बोले। तभी मानसी जी बोली, मलय आपने ये क्यों किया? आखिर अपने मेरी बच्ची को मुझसे अलग क्यों किया? तभी मलय जी बोले, मानसी ये सब मैंने अपनी बच्ची के लिए किया ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। तभी मानसी जी बोली, नहीं, आपने ये इसलिए किया ताकि आप रौनक जी को हर्ट कर सके, क्योंकि वो आपके दोस्त होकर आपसे ज्यादा तरक्की कर गए। शर्म आनी चाहिए आपको, खुद की कमी को सुधारने के बजाय आपने ये किया। तभी मलय जी बोले, बस बहुत बोल चुकी, आप ये पेन ड्राइव आप शिल्पी को दे दीजिएगा, उसके काम आएगा। और आप उसे रोकना नहीं, उसे विदेश जाने देना, वरना ये लोग उसे जीने नहीं देंगे। आपको शिल्पी की कसम, अब आप जाइए यहाँ से। इतना बोलकर मलय जी ने मुंह फेर लिया। मानसी जी रोते हुए वहां से चली गई। वो घर पहुंचकर शिल्पी के पास गई और उसको वो पेन ड्राइव देकर वापस अपने कमरे में आई और रोने लगी। मानसी जी मलय जी को फोटो देखते हुए बोली, आप ये सब मत कीजिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इतना बोलकर रोने लगी। इधर शिल्पी ने वो पेन ड्राइव लैपटॉप पर लगाया जो वो आहूजा मेंशन से लाई थी। उसने जैसे ही पेन ड्राइव लगाई उसमें वीडियो चलने लगा। उसमें मलय जी थे। तभी मलय जी बोले, बेटा मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया ताकि तुम एक प्रिंसेस की तरह रहो। वो रौनक मुझसे अच्छा बिजनेसमैन निकला इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मगर देखो वो कितना पक्षपाती है। उसने तुम्हें छोड़ दिया सिर्फ अपनी असली बेटी के लिए। बेटा तुम्हारी मॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उनसे अच्छे से बात करो और अपने लॉकर में जिसका कोड तुम्हारा बर्थडे डेट है वो डालो। वहाँ एक कार्ड है जिसमें करोड़ों रुपए होंगे। तुम यहाँ से अमेरिका चली जाओ, वहाँ हमारा एक मेंशन है, तुम वहीं से अपना मॉडलिंग करियर शुरू करना, ठीक है बेटा? जब तुम वापस आओ तो तब तुम प्रॉमिस करो उस आहूजा खानदान को बर्बाद कर देना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो वीडियो देखने के बाद शिल्पी ने लॉकर खोला तो सच में उसमें एक ब्लैक कार्ड था। तभी शिल्पी बोली, हाँ डैड मुझे समझ आ गया, ये सब अपने मेरे लिए किया, मैं उस आहूजा खानदान को छूऊंगी नहीं। चैप्टर 36। शिल्पी ने अपना सामान पैक किया और वहां से बाहर आ गई। उसे हॉल में मानसी जी दिखाई दी जिनकी आंखें सूजी हुई थी। तभी शिल्पी उनके पास गई और उनको गले लगाते हुए बोली, मॉम। जैसे ही मानसी जी ने शिल्पी के मुंह से मॉम सुना उन्होंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। तभी शिल्पी उनसे अलग हुई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैंने आपको हर्ट किया। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मगर मैं क्या करूं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं।
मैं यहाँ से जा रही हूँ मॉम, मगर आप चिंता मत करिए, मैं रोज आपसे वीडियो कॉल पर बात करूंगी। जब मैं फेमस हो जाऊंगी तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। तो शिल्पी जी ने भी हामी भरी। वो बाहर तक शिल्पी को छोड़ने आई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और शिल्पी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ गई और यहाँ मानसी जी बोली, मलय, आपके एक गलत डिसीजन ने आज हमसे हमारी बेटी को अलग कर दिया। इतना बोलकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद शिल्पी फ्लाइट में बैठी हुई थी। वो खुद से बोली, श्रिया, तुम जीती नहीं हो, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। इस बार जब मैं वापस आऊंगी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। फ्लाइट वहां से टेक ऑफ हो गई। इधर आहूजा मेंशन में सब लोग अब सुकून से थे, क्योंकि शिल्पी के जाने से श्रिया की आंखों की चमक लौट आई थी। शिल्पी से जुनी सारी चीजें रौनक जी ने दान कर दिया था। वहीं अब घर में सारी चीजें श्रिया के पसंद की थी। जो स्टाफ शिल्पी की तरफदारी करते थे उन्हें भी जॉब से निकालकर नए स्टाफ को हायर कर लिया गया था। अब श्रिया के दिल में भी सुकून था, इस बार उसने अपना हक वापस ले लिया। इधर कॉलेज में भी अब सबको श्रिया की सच्चाई पता चल चुकी थी कि श्रिया ही आहूजा खानदान की असली बेटी है, जिससे अब कोई भी लंकी श्रिया से पंगा लेने की गलती नहीं करता था। वहीं शिल्पी के सारे दोस्तों ने श्रिया से माफी मांग ली थी, क्योंकि शिल्पी ने उनसे भी हमेशा झूठ बोला था, जिससे वो लोग भी उससे नफरत करने लगे थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। सबकी लाइफ अब आराम से चल रही थी। आज श्रिया को रेयान को बताना था वो क्या चाहती है, मगर उसने डिसाइड कर लिया था वो अभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी। मगर वो इस बात से अनजान थी ये फैसला उसे बहुत तकलीफ देने वाला है। श्रिया ने कबीर को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। उसने उसके साथ लंच के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था। जैसे ही रेयान वहां पहुंचा, रेयान बोला, मिस आहूजा, तो क्या डिसाइड किया है आपने? तो श्रिया बोली, पहले लंच करें। मगर रेयान ने मना कर दिया तो श्रिया बोली, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बस इतना ही सुनना था। रेयान बोला, ठीक है, जैसा डिसाइड हुआ था मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। वहीं श्रिया बस उसे देखते ही रह गई, मगर उसे अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हुआ है। मगर उसने अपने ख्यालों को झटका और लंच करने लगी। मगर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे बार बार रेयान का अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा ये कहना याद आ रहा था। वो खुद से बोली, तो क्या मिस्टर मल्होत्रा अब कभी नहीं आएंगे? मगर तभी उसने अपने दिमाग दिल के सारे ख्याल झटक दिए और बोली, ये मैं क्या बकवास बातें सोच रही हूँ। अच्छा ही है ना वो भी मूव ऑन कर पाएंगे। वैसे भी उनको अभी सिर्फ अट्रैक्शन होगा, धीरे धीरे वो मुझे भूल जाएंगे। वो भी लंच करके वहां से आहूजा मेंशन के लिए निकल गई। वहीं रेयान की आंखें सुर्ख लाल थीं। उसे देखकर अजय और ड्राइवर दोनों डर से कांप गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी लेडी बॉस ने उनके बॉस को रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में है। तभी रेयान वहां से अपने प्राइवेट विला में चला गया। वो अंदर गया और सीधा जिम रूम में चला गया। उसने ग्लव्स पहने और पंचिंग बैग में बिना रुके पंच करने लगा। रेयान पंच करते हुए बोला, बेबी डॉल, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मैं बहुत जल्दी दूंगा। दूर रहना है ना तुम्हें। अब देखो तुम खुद मेरे पास आओगी, जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, तरसता हूँ। तुम भी तड़पोगी मेरी बाहों में आने के लिए, मुझे देखने के लिए। मगर फिर जब तुम मेरे पास आओगी ना, अपनी मर्जी से मैं तुम्हें तड़पाऊंगा अपने बेड पर, जस्ट वेट एंड वॉच। मगर तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मुझसे अभी दूर हो कोई बात नहीं, मगर तुम मेरे अलावा किसी और के पास गई तो मैं उस इंसान की जान ले लूंगा, तुम्हें भी कैद कर लूंगा।
फिर बेहद सनक और जुनून से बोला, बेबी डॉल, I've gone crazy for you. You've driven me insane. इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। रेयान श्रिया के पीछे पागल हो चुका था। श्रिया सोच रही थी कि रेयान बस अट्रैक्ट हुआ है, मगर वो रेयान के पागलपन, उसके जुनून और सन की मोहब्बत से पूरी तरह से अनजान थी। उसे पता ही नहीं था रेयान उसके लिए इस हद तक पागल था कि वो उसके लिए किसी की भी जान ले वो सब कुछ तबाह कर सकता था। और आज श्रिया ने मना कर उसके पागलपन को जगा दिया था। इस बात से अनजान कि रेयान का पागलपन आगे जाकर कितने लोगों की जान लेने वाला था। मगर हाँ, चाहे वो कितना सन की क्यों ना हो, वो श्रिया को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो इस हद तक उसके इश्क में पागल था कि वो उसकी दर्द से उसकी सांसें रुक जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 37। श्रिया घर आई तो उसे हॉल में ही सब लोग बैठे मिले। तभी आकांक्षा जी बोली, बच्चा आप गई आप? जिस पर श्रिया मुस्कुराते हुए बोली, जी मॉम, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। इतना बोलकर श्रिया वहां से ऊपर चली गई। वो रूम में पहुंची, उसने अपना फोन और पर्स रखा और जाकर शावर लेने लगी। वो एक पिंक टॉवल लपेटकर बाहर आई तो उसका चेहरा काफी ग्लोइंग लग रहा था। उसके गालों में पिंकिस निखार दे रही। वो वहां से क्लोजेट में गई और नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। अभी 5 बज रहे थे। वो बेड में जाकर लेट गई और कुछ देर में उसे नींद आ गई। इधर रेयान भी अपने घर मल्होत्रा मेंशन चला गया था, मगर वो बिना भाव के मेंशन में एंटर हुआ। उसने सबको एक नज़र देखा और फिर अपनी मॉम से बोला, मॉम, मैं जर्मनी जा रहा हूँ, कुछ महीनों के बाद वापस आ जाऊंगा। वहीं उसकी बातें सुनकर उसकी मॉम उदास हो गई, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रेयान और अजय वहां से चले गए। इधर डिनर टाइम पर श्रिया की आंखें खुली तो वो फ्रेश होकर नीचे चली गई। वो नीचे आई तो उसे पूरी फैमिली हॉल में बैठी हुई नजर आई। अब श्रिया खुश थी क्योंकि अब वो पूरे हक से आहूजा मेंशन में रहती थी, जो कि उसका अपना घर था, अपना परिवार। रौनक जी श्रिया को अपने पास बिठाते हुए बोले, प्रिंसेस, आप कल से ऑफिस आ जाइएगा। आपके ग्रेजुएट होने के बाद वैसे भी आपको ही सब कुछ संभालना है। तभी श्रिया बोली, यश डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। मैं कॉलेज के बाद ऑफिस आ जाऊंगी। इतना बोलकर डिनर करने लगी। सबने डिनर खत्म किया और सोने चले गए। अगली सुबह श्रिया सबके साथ नाश्ता कर रही थी। तभी श्रिया को कुछ याद आया। वो अपने डैड से बोली, डैड, आपने नए असिस्टेंट को ढूंढ लिया? जिस पर रौनक जी ने नहीं बोले। जिस पर श्रिया बोली, ऐसा कीजिए, मैं ये काम कर लेती हूँ। जिस पर रौनक जी ठीक है बोलकर ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद श्रिया भी वहां से निकल गई, मगर रौनक जी ने श्रिया के पीछे गार्ड्स लगाए हुए थे जो उसे सीक्रेटली गार्ड्स करते थे। थोड़ी देर बाद श्रिया की गाड़ी कॉलेज में रुकी तो श्रिया ने कार पार्क की और कॉलेज के अंदर चली गई। श्रिया बहुत ज्यादा फेमस थी, मगर जब से सबको सच्चाई पता चली थी, सब श्रिया की काफी रिस्पेक्ट करते थे कि श्रिया ने सब कुछ जानने के बाद भी शिल्पी को घर से नहीं निकाला। मगर शिल्पी इतनी घटिया थी कि उसने श्रिया को बदनाम किया और उसकी जगह पर खुद रहने की कोशिश की। पूरा कॉलेज शिल्पी से बहुत नफरत करता था। कॉलेज खत्म होने के बाद श्रिया ऑफिस के लिए निकल गई। तभी श्रिया अपने ऑफिस में पहुंची तो सबने उसे ग्रीट किया। श्रिया वहां से अपने कैबिन में चली गई। करीब आधे घंटे बाद उसे रिसेप्शनिस्ट से कॉल आया, मैम, कोई आयुष नाम का लड़का आपसे मिलना चाह रहा है। तभी श्रिया बोली, भेज दीजिए उन्हें। थोड़ी देर बाद श्रिया के कैबिन में नॉक हुआ तो श्रिया ने कम इन बोला। आयुष अंदर आया। उसने श्रिया को ग्रीट किया तो श्रिया बोली, आयुष, तुम्हें मेरे डैड का असिस्टेंट बनना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। तो आयुष बोला, ओके बॉस। तभी श्रिया बोली, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे आदमी हो, और हमारे आदमियों से बोलो मलय राठौर पर नजर रखे, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। और मोहिनी की पल पल की खबर मुझे अपडेट होनी चाहिए।
मैं कल ऑफिस आऊंगी। अब तुम जाओ, कल से टाइम पर ऑफिस आ जाना और अपॉइंटमेंट लेटर रिसेप्शनिस्ट से लेना। उसने रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगाकर अपॉइंटमेंट लेटर देने को बोल दिया। आयुष श्रिया को ग्रीट कर वहां से चला गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से लेटर लिया और वहां से चला गया। तभी श्रिया वहां से अपने डैड के कैबिन में गई और उन्हें आयुष का रिज्यूमे मेल कर दिया जो उसके पास पहले से था। रौनक जी को भी आयुष असिस्टेंट के लिए सूटेबल लगा, वो भी एग्री हो गए। लंच पर दोनों ने साथ में लंच किया, फिर श्रिया अपने कैबिन में बैठकर फिर से काम में लग गई। अचानक उसे रेयान की याद आई, मगर उसने उस ख्याल को झटका और अपना काम करने लगी। वहीं जर्मनी में रात हो रही थी। रेयान शर्टलेस होकर एक्टर श्रिया की पिक्चर्स को देख रहा था। तभी वो उसकी फोटोज को देखते हुए बोला, बेबी डॉल तुम मुझे पागल कर रही हो। मैं यहाँ आ तो गया हूँ मगर मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो। तुम मुझसे प्यार कब करोगी, या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही पागल कर मना करती रहोगी? मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जितना मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ उतना ही तुम्हें भी पागल कर दूंगा। आई प्रॉमिस तुम मुझसे मिलने के लिए रोज तंगपोगी, मगर मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं मिलूंगा। तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मेरी बारी। श्रिया रौनक जी के साथ ऑफिस से निकल गई। थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। मगर आज श्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी उसने एक मैगजीन से रेयान की फोटो निकाली और उसे एक्टर देखने लगी। मगर उसने झट से वो मैगजीन बंद की, फिर खुद को डांटते हुए बोली, ये तू क्या कर रही है श्रिया? मगर उसे रह रह कर रेयान की याद आ रही थी। अगली सुबह फिर से वहीं शेड्यूल, कॉलेज और फिर ऑफिस, ऐसे ही दिन निकलने लगे। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। श्रिया अब सच में रेयान को मिस करने लगी थी। उसे रेयान को देखे हुए एक हफ्ता हो गया था। वो जितना रेयान के बारे में ना सोचने की कोशिश करती उतना ही उसे वो ज्यादा याद आने लगता। उसे अब रेयान से मिलना था। उसे उसकी बहुत याद आने लगी थी। कृषिका ने उसे बता दिया था कि रेयान जर्मनी चला गया है। क्योंकि श्रिया ने सीधे तो नहीं पूछा कि रेयान कहाँ है, बस इतना बोला, कृषु आजकल तुम्हारे भाई नजर नहीं आ रहे, जिस पर कृषिका ने उसे रेयान का जर्मनी जाना बता दिया। ऐसे ही हफ्तों से महीने गुजर गए मगर रेयान वापस नहीं आया। हालांकि उसने अपने गार्ड्स को श्रिया के पीछे लगाया था। श्रिया रेयान की यादों में इतनी गुम थी कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब श्रिया को रेयान पर बेहद गुस्सा आ रहा था। रेयान रोज श्रिया को देख लेता था क्योंकि वो अपने भरोसेमंद आदमी को वीडियो कॉल कर श्रिया को दिखाने को बोलता था। चैप्टर 38। आज 3 महीने हो गए थे मगर उस दिन से श्रिया को रेयान नहीं दिखा। अब उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसे रेयान को टाइट हग करना था, उसे देखना था। मगर रेयान था कि वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी श्रिया को कुछ याद आया। उसने अपना फोन निकाला। अभी जर्मनी में रात हो रही थी मगर इंडिया में सुबह। आज श्रिया कॉलेज नहीं जाने वाली थी और ऑफिस भी देर से जाने की सोच रही थी। तभी उसने फोन में एक नंबर डायल किया और फोन को अपने कान में लगा लिया, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। श्रिया ने करीब 10 कॉल किए मगर वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। श्रिया ने गुस्से में फोन को बेड पर पटक दिया और जमीन पर बैठ गई। वो रेयान को कोसने लगी मगर फिर अपने चेहरे को घुटनों पर छुपा कर रोने लगी और बंबंगाते हुए बोली, प्लीज एक बार आ जाओ ना, मुझे आपकी याद आ रही है प्लीज। ऐसे ही रोते रोते वो सो गई। इधर रेयान ने अपने फोन को देखा जिसमें बेबी डॉल की 10 कॉल दिख रही थी मगर फिर भी उसने बैक कॉल नहीं की। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेबी डॉल तुम मुझे मिस कर रही हो ना? शायद रो भी रही हो। मुझे तुम्हारा रोना नहीं बर्दाश्त, मगर मैं क्या करूं? तुम्हें खुद के लिए पागल करना मजबूरी है मेरी, वरना तुम मुझे छोड़ दोगी और ये मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी श्रिया के कमरे में आकांक्षा जी आई। जब उन्होंने श्रिया को जमीन में सोया देखा तो वो घबरा गई।
तभी वो श्रेया के पास गई और उसे उठाते हुए बोली, आयु उठो, तुम जमीन पर क्यों सो रही हो। तभी श्रेया ने आंखें खोली, उसकी आंखें बंद से ज्यादा लाल थीं। तभी श्रेया बोली, मॉम मेरा सिर दर्द से फट रहा है। वहीं उसकी बातें सुनकर वो परेशान हो गई। उन्होंने उसे उठाया और बेड पर लेटा दिया। श्रेया के सिर में सच में बहुत दर्द हो रहा था। ज्यादा रोने की वजह से उसके सिर में दर्द और आंखें लाल हो गई थी। आकांक्षा जी ने उसके सिर पर बाम लगाया और उसके सिर में तेल लगाकर मालिश करने लगी और उसे ओढ़ाकर वहां से चली गई। उन्होंने उसे दवाई भी खिला दी थी। श्रेया ने डॉक्टर बुलाने को मना कर दिया था। ऐसे ही रात हो गई। श्रेया उठी, फ्रेश हुई और नीचे चली गई। उसने सबके साथ डिनर किया। अब उसका सिर में दर्द ठीक था। वो अपनी फैमिली के साथ मुस्कुरा रही थी, मगर उसे रेयान से मिलना था। उसने डिनर किया और कमरे में आ गई। उसने रेयान को फिर से कॉल किया, मगर रेयान ने कॉल रिसीव नहीं किया और ना कोई रिस्पांस किया। अब उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने रेयान को मैसेज किया और फोन रख दिया। करीब 10 मिनट बाद रेयान का फोन आया। श्रेया ने फोन उठाया तो उधर से रेयान की गुस्से भरी आवाज आई, क्या बचपना है ये। हाँ। तभी श्रेया अपनी रोंधी आवाज में बोली, आपको मैंने कितने कॉल किए, आपने क्यों नहीं उठाए। तभी रेयान बोला, और मैं क्यों तुम्हारे कॉल उठाऊं मिस आहूजा, क्योंकि तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें प्यार जैसी चीजों में नहीं पड़ना है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मुझे दोस्त बनाने में दिलचस्पी नहीं है। और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। फिर अब तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो। हाँ। रेयान बहुत रूडली श्रेया से ये सब बोल रहा था। पता नहीं क्यों श्रेया को रेयान का इस तरीके से बात करना बहुत बुरा लग रहा था। अचानक ही उसे रोना आ गया और वो जोर जोर से रोने लगी। वहीं जैसे ही रेयान ने उसे रोते हुए सुना, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी हाथों की मुट्ठियां भी कस गई। श्रेया को रोते रोते हिचकियां आने लगी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी वो अपनी टूटी आवाज में बोली, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज आ जाओ ना प्लीज। वहीं उसे ऐसे रोते हुए सुन रेयान के सीने में दर्द होने लगा। वो प्यार से बोला, बच्चा रो नहीं प्लीज, मैं कल आपके पास होऊंगा, आप रोना बंद करो। तभी श्रेया बोली, आप सच सच बोल रहे हो ना। जिस पर रेयान बोला, बिल्कुल बच्चा, मैं कल आ जाऊंगा। आप मुझे उसी जगह मिलिए रात को जहां मैंने आपको प्रपोज किया था। तभी श्रेया बोली, ठीक है। थोड़ी देर और बात करने के बाद रेयान ने फोन रख दिया, क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इधर श्रेया को अब जाकर सुकून मिला। वो रेयान से प्यार करने लगी थी। उसके लिए अब रेयान के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। उसने अपना मुंह धोया और जाकर सो गई। इधर रेयान ने फोन रखा और बोला, जाना, आपको मेरी वजह से इतना रोना पड़ा, आई एम सॉरी, मगर आप भी तो मुझे हर्ट करती हैं ना। मगर मैंने जितना आपको इतने दिन रुलाया उसकी सारी भरपाई कर दूंगा, मगर आपको पनिशमेंट मिलेंगी मुझे इतना सताने की और रोने की भी। आपको खुश रहना है, मगर हाँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे इस कदर चाहने लगे कि आपको मेरे बिना रहना नामुमकिन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप कभी भी मुझे छोड़ेंगी नहीं। आई लव यू सो मच बेबी डॉल। इतना बोलकर उसने अपना कोट ठीक किया, क्योंकि वो पहले ही तैयार हो चुका था। मगर वो रुका था, उसे देखना था श्रेया उसे कॉल करेगी या नहीं। वैसे रेयान अभी भी फोन नहीं उठाने वाला था, मगर श्रेया ने उसे धमकी दे दी थी। जब श्रेया ने मैसेज किया था उसमें लिखा था, अगर आप कॉल नहीं करोगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 39। रेयान मीटिंग में पहुंचा। उसकी मीटिंग करीब 2 घंटे चली। जब डील कंफर्म हो गई तो उसने अजय को जेट रेडी करने को कहा और जेट इंडिया को टेक ऑफ हो गया। इधर श्रेया शाम को उठी। उसकी मॉम ने उसको व्हाइट सॉस पास्ता दिया, जिसे देखकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पास्ता खाया और अपनी मॉम दादा दादी के साथ बैठ गई।
ऐसे ही रात हो गई। श्रेया ने रौनक जी और आकांक्षा जी से बाहर अपने दोस्तों के साथ डिनर करने की परमिशन ली और वहां से अपने में चली गई। वो अपने कमरे में गई। उसने एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी, हल्का मेकअप, अपने स्ट्रेट बालों को खुला छोड़ दिया और हिल्स पहनकर बाहर चली गई। उसने एक स्पोर्ट्स कार निकाली और उसमें बैठकर वहां से निकल गई। आज भी श्रेया को लेने अजय आया हुआ था। श्रेया को अजय ने टेरेस में छोमा। आज भी वैसे ही श्रेया के पैरों के नीचे गुलाब बिछे थे और ड्रोन से उस पर फूल गिरे, मगर आज श्रेया को अपनी बचपन से अभी तक की फोटोज दिखी। ये फोटोज अनाथालय की भी थी। वहीं श्रेया और रेयान की बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई थी। तभी श्रेया उस पेंटिंग के पास गई और उसे निहारने लगी। तभी श्रेया को अपने गले पर सांसें महसूस हुई। जैसे ही श्रेया ने पलट कर देखा, रेयान खंगा हुआ नजर आया। तभी श्रेया ने रेयान को बहुत टाइटली गले से लगा लिया। वो इतने महीने कितनी बेचैन थी। उसने रेयान को एक किस की जिसमें उसकी तड़प रेयान महसूस कर सकता था। तभी रेयान से श्रेया से कुछ बोला और वो वहां से गायब हो गया। श्रेया को अचानक ही होश आया। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। श्रेया के हाथ में इस वक्त एक मैगजीन थी जिसमें रेयान की फोटो थी। उसे देखकर ही श्रेया ये सब इमेजिन कर रही थी। उधर दूसरी तरफ रेयान ने अपने फोन को बंद कर दिया था क्योंकि वो इस वक्त जरूरी मीटिंग में था। उसने श्रेया के कॉल्स नहीं देखे थे। उसे तो ये भी पता नहीं था श्रेया ने रो रोकर अपनी तबीयत बिगाड़ दी है। इधर श्रेया को पता चल चुका था वो रेयान से प्यार करने लगी हैं। मगर वो अब क्या करे। रेयान और उसके असिस्टेंट दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा था। श्रेया को रेयान की याद आ रही थी मगर वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर रेयान ने मीटिंग खत्म की और आज रेयान पूरे 3 महीने बाद इंडिया वापस आ रहा था। उसे भी श्रेया को देखना था मगर उसे नहीं पता था आज उसको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली थी। इधर श्रेया ने सोच लिया था वो रेयान को अपने दिल की बात बताएगी और उसके साथ अपनी लाइफ को आज करेगी। करीब रात के 3 बजे रेयान अपने मल्होत्रा मेंशन में आया। घर में किसी को भी रेयान के आने की खबर नहीं थी। तभी रेयान अपने कमरे में गया और उसने शावर लिया क्योंकि उसे अजीब फील हो रहा था। उसने अब जाकर अपना फोन चेक किया जिस पर श्रेया के और उसकी फैमिली से भी कॉल्स थी। उसने श्रेया को कॉल किया मगर श्रेया का फोन बंद आ रहा था। उसने सोचा वो कल उसे कॉल कर लेगा। इतना सोचकर वो सो गया। अगली सुबह श्रेया तैयार हुई मगर उसका मन तो अभी भी रेयान में ही अटका हुआ था। वो नीचे आई, उसने नाश्ता किया और कार लेकर वहां से निकल गई। श्रेया का फोन अभी भी बंद था और उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। तभी ट्रैफिक में गाड़ी रुकी और श्रेया की नज़र रेयान की गाड़ी में गई मगर वो कुछ बोलती उससे पहले ही रेयान की कार आगे निकल गई। श्रेया ने भी रेयान की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी मगर रेयान की गाड़ी आगे निकल गई। इसीलिए किसी ने श्रेया की गाड़ी में ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद रेयान की कार मल्होत्रा इंडस्ट्री में आकर रुकी और वो वहां से अंदर चला गया। उसने लिफ्ट में एंटर किया और अजय और रेयान थोड़ी देर बाद टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। इधर श्रेया भी कुछ देर बाद मल्होत्रा इंडस्ट्री में पहुंची और वहां से अंदर चली गई। सब उसे देखने लगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी मगर श्रेया ने ना आव देखा ना ताव, सीधा लिफ्ट में चढ़कर बटन प्रेस कर दिया। सब लोग डर गए क्योंकि सबको पता था रेयान कितना खतरनाक था। उन्होंने गार्ड्स को भी लिफ्ट में भेज दिया और खुद भी लिफ्ट में चढ़ गए। श्रेया टॉप फ्लोर पर पहुंची तो उसने सारा रूम चेक किया मगर रेयान अपने केबिन में भी नहीं था। तभी उसे एक कमरे से आवाज आई। उसने बाहर से देखा तो उसे रेयान दिखा। उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और जाकर रेयान से लिपट गई। वहीं सबकी सांसें अटक गई। सब डर से कभी श्रेया को देखते कभी रेयान को, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी उसने कुछ इशारा किया तो अजय ने सबको बाहर कर बाहर से दरवाजा लगा लिया। बाहर नीचे से आए लोग भी खंगे थे मगर जब उन्हें पता चला श्रेया ने क्या किया सब डरने लगे।
सबको श्रिया को देखकर पता था कि वो आहूजा खानदान की बेटी है, मगर उन्हें ये भी पता था रेयान कितना बड़ा साइको है और वो ऐसी लड़कियों से नफरत करता है जो उससे जबरदस्ती चिपकती हैं। सबके जाने के बाद रेयान ने श्रिया को अलग किया। वो कुछ बोलता, उसकी नज़र श्रिया के चेहरे पर पड़ी जहां मोटे मोटे आंसू बह रहे थे, जिससे उसके गाल और नाक लाल हो गई थी। रेयान ने जल्दी से उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, बच्चा क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? श्रिया ने टाइटली रेयान को जकन लिया और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे छोड़कर ऐसे मत जाना, आई मिस यू सो मच। वहीं उसकी बातें सुनकर रेयान के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो बोला, मगर आपने मुझे क्यों मिस किया? आप तो मुझसे प्यार नहीं करती ना? मैं सोच रहा हूँ किसी लड़की से शादी कर लूँ। जिस बात पर श्रिया रोते हुए रेयान से लिपट गई और बोली, नो नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। उसने इतना ही बोला था कि रेयान ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे डीपली किस करने लगा। वो बेहद गुस्से में उसके होंठों को चूस रहा था, मगर फिर उसे जब श्रिया के होंठों का टेस्ट आया तो वो प्यार से श्रिया को किस करने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 40। रेयान श्रिया को किस कर रहा था, तभी श्रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसे महसूस कर रेयान ने उसके होंठों को छोड़ उसके सिर से अपना सिर जोम लिया। फिर बोला, बेबी डॉल, अभी तुमने क्या बोला? जिस पर श्रिया नजरें चुराने लगी। तभी रेयान उससे अलग हुआ और बोला, ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जब कुछ बोलना ही नहीं है तो फालतू टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। तभी श्रिया बोली, आई लव यू मिस्टर मल्होत्रा, आई लव यू सो मच। वहीं उसका कन्फेशन सुनकर रेयान के चेहरे पर सुकून उतर आया। बेबी डॉल, तुम खुद मेरे पास आई हो, अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम जितना सोच नहीं सकती, मैं तुम्हें उस हद तक चाहता हूँ। तुम मेरे लिए मेरी लाइफ की प्रेसियस शख्स में से एक हो। थोड़ी देर बाद कैबिन का दरवाजा खुला और श्रिया बाहर आई, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो वहां से चली गई। तभी रेयान ने अजय को बुलाया और सबको बुलाकर फिर से मीटिंग स्टार्ट हो गई। श्रिया अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि कॉलेज का टाइम निकल चुका था। वो ऑफिस पहुंची। आज श्रिया के चेहरे पर सुकून था जो करीब 3 महीने से खोया हुआ था, मगर श्रिया को पहले की तरह खुश देखकर सब खुश हो गए। श्रिया अपने केबिन में बैठकर फाइल देखने लगी। इधर आयुष, जो कि श्रिया का आदमी था, वो असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगा था। जब से वो असिस्टेंट बना था, रौनक जी की कंपनी और भी ज्यादा फायदे में थी, जिससे रौनक जी काफी खुश थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। इधर दूसरी तरफ एक शख्स मलय जी से मिलने आया था। उसने उन्हें कुछ बताया और वहां से चला गया। मलय जी के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई और वो बोले, रौनक आहूजा, तुम बहुत ज्यादा पछताएगे। तुम्हारा मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर तुम्हारा अपना तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। तुम तो जानते ही नहीं वो कौन है, मगर वो तुमसे बहुत नफरत करता है। वो तुम्हारी बर्बादी है। मगर मुझे पता है तुम्हारी वो बेटी जरूर कुछ कर लेगी, उसका भी इलाज है, उसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिससे तुम्हें बहुत दुख होगा। भले ही तुम्हारी बेटी का बिजनेस माइंड तुमसे भी बेहतर है, मगर अफसोस उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड तक नहीं है। और मेरे पास जो शख्स है वो अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, और तो और वो बहुत खतरनाक भी है। बहुत जल्दी वो तुम्हारी जिंदगी में काल बनकर आएगा, जो कि तुमसे तुम्हारा परिवार, पावर और यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी छीन लेगा। बस कुछ महीनों का इंतजार, फिर देखो तुम कैसे बचते हो। इधर रौनक जी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था अचानक उनको इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है। तभी उनके कमरे में आयुष और श्रिया आ गए। आयुष ने तीनों के लिए लंच ऑर्डर किया हुआ था। तभी रौनक जी अपनी सोच से बाहर आ गए। उन्होंने श्रिया को देखा, जिससे उनकी बेचैनी कम हो गई।
तीनों ने हाथ धोए और लंच करने लगे। इधर दूसरी तरफ रेयान की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जिससे सब लोग सदमे में थे, मगर उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मिस आहूजा उनकी होने वाली लेडी बॉस है। रेयान वहां से अपने केबिन में चला गया। उसने श्रिया की अपने फोन में फोटो निकाली और उसे निहारने लगा। वो उसकी फोटो को देखते हुए बोला, जाना मैं तुम्हें हमेशा प्यार दूंगा, इतना कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी कहीं ना जा सको। तुम्हारी हर परेशानी को पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। तुम पर मैं एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा, और जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा, जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तुम मेरे लिए कितनी जरूरी और कीमती हो ये तुम्हें पता नहीं होगा, मगर जब मेरी फैमिली अनाथालय में तुमसे मिलने आती थी तब से तुम्हें चाहता हूँ। तुमने मुझे कभी नहीं देखा, मगर मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां आया करता था। मगर फिर मैं अपनी आगे की पढ़ाई और बिजनेस के लिए यहाँ से चला गया, मगर मुझे वहाँ ज्यादा टाइम लग गया। मगर मैं अनाथालय गया था, मगर मुझे तुम्हारी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मगर देखो, किस्मत ने तुम्हें फिर से मेरे पास भेज दिया। इस बार मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तभी उसका फोन बजा और उसे कुछ बोला गया। उसने ओके बोला और फोन रख दिया। अभी लगभग शाम हो गई थी। रेयान घर के लिए निकल गया। इधर श्रिया और रौनक जी भी आहूजा मेंशन के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार आहूजा मेंशन में आकर रुकी। रौनक जी और श्रिया अंदर गए तो आकांक्षा जी किचन में थी और दादा दादी आपस में बातें कर रहे थे। तभी आकांक्षा जी ने बाहर आकर दोनों को फ्रेश होकर आने को बोला और फिर से किचन में चली गई। दोनों अपने अपने कमरे में गए और फ्रेश होकर नीचे आ गए। सबने डिनर किया और हंसी मजाक करते हुए डिनर पूरा हुआ और सब सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। इधर मल्होत्रा मेंशन में आज रेयान के चेहरे पर खुशी की चमक थी, जिसे देखकर सब खुश थे, क्योंकि सबको पता था रेयान श्रिया को पसंद करता है। रेयान की फैमिली भी श्रिया को बहुत पसंद करती थी। चैप्टर 41। रेयान की पूरी फैमिली श्रिया को बहुत पसंद करती थी, मगर कियारा को श्रिया और कृषिका दोनों से नफरत थी। उसे गरीब लोग पसंद नहीं थे, इसलिए पहले वो श्रिया को पसंद नहीं करती थी। मगर बाद में जब पता चला कि श्रिया आहूजा खानदान की बेटी है, तो कियारा को पसंद नहीं आया। दूसरा रीजन, कृषिका और श्रिया बेस्ट फ्रेंड थे, जिस वजह से कियारा श्रिया को और ज्यादा नापसंद करती थी। वो अपनी दोस्त मिहिका शर्मा को अपनी भाभी बनाना चाहती थी, क्योंकि मिहिका काफी अमीर थी और वो कियारा की बेस्ट फ्रेंड थी। मिहिका भी रेयान को पसंद करती थी, मगर रेयान बचपन से सिर्फ श्रिया को ही पसंद करता था। डिनर के बाद रेयान अपने कमरे में पहुंचा और अपने ऑफिस का काम करने लगा। इधर श्रिया आज कितने दिनों बाद सुकून से सो रही थी। 3 महीनों से उसकी नींद उनी हुई थी। रेयान भी कुछ देर बाद सो गया। अगली सुबह श्रिया कॉलेज के लिए निकल गई। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची उसे अनिका मिल गई। वो दोनों अपने सीट में जाकर बैठ गए। तभी वहां कृषिका आई और बोली, जान क्या बात है, आज बहुत चमक है चेहरे में, जिससे अनिका भी श्रिया को देखने लगी। तभी श्रिया नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों कुछ ज्यादा सोच रही हो। तभी कृषिका बोली, ओ ऐसा क्या। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए और बोले, सारे स्टूडेंट रेडी हैं, 1 हफ्ते बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले। जिस पर सब लोग मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। मगर कुछ लोगों का बुरा हाल था। अब कॉलेज में शांति से दिन गुजर रहे थे। ऐसे ही छुट्टी हो गई, सब लोग घर के लिए निकल गए, मगर हमारी श्रिया ऑफिस के लिए निकल गई। सबने उसे ग्रीट किया, वो जा रही थी। तभी उसे एक लड़की की बातें सुनाई दी। एक लड़की कह रही थी, श्रिया मैम कितनी हार्टलेस है, उन्होंने शिल्पी मैम को घर से निकलवा दिया।
जबकि वो तो बचपन से मिस्टर आहूजा के साथ थी। क्या कोई इतना क्रूएल हो सकता है कि अपनी सगी बेटी के लिए इतने सालों तक साथ रही बेटी को छोड़ दे? अभी वो इससे आगे कुछ बोलती उसके सामने श्रेया खंगी हो गई। तभी श्रेया बोली, तुम्हें पता भी है शिल्पी ने क्या किया? जिस पर वो लंकी चुप हो गई, मगर फिर भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। तभी श्रेया बोली, मैं आज तुम्हारे घर आती हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा को पैसे देकर उन्हें अपना बना लूंगी और ये भी साबित कर दूंगी तुम गोदली हुई हो और तुम्हें पूरे ऑफिस में एक गोदली हुई और जगह छीनने वाली लड़की बना दूंगी। जिस पर वो लंकी बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये तो गलत है। तभी श्रेया बोली, तुम्हारे साथ हो रहा है तो गलत और वही चीजें मेरे साथ हुई तो वो सही। तुम भी तो कितनी हार्टलेस हो। तभी श्रेया बोली, दूसरों के सामने बोलने का दम रखो, पीठ पीछे तो कुत्ता भी भौंकने लगता है और कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ऑफिस में गॉसिप करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इतना बोलकर वहां से निकल गई। वहीं वो लंकी अब पछता रही थी। उसे ये भी समझ आ गया था उसने गलत बोला, क्योंकि अगर कोई आपका हक आपसे छीनने की कोशिश करे तो आप भी वैसा ही करेंगे जैसा श्रेया ने किया। श्रेया वहां से अपने कैबिन में पहुंची और अचानक उसे शिल्पी का ख्याल आया। तभी उसने अपने एक आदमी को कॉल लगाकर पूछा तो उसने बताया शिल्पी अपने मॉडलिंग में बिजी है। वो काफी फेमस मॉडल बन चुकी है मगर अभी वो उतनी पॉपुलर नहीं हुई है। श्रेया बोली, उस पर नजर रखना। इतना बोलकर फोन रख दिया। इधर तभी उसने अपने दूसरे आदमी को कॉल किया और मलय जी के बारे में पूछने लगी। तभी वो आदमी बोला, बॉस उनसे एक लंका मिलने आया था मगर उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाए। तभी श्रेया कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है तुम उस पर नजर रखो, ठीक है। श्रेया ने फोन रख दिया और सोचने लगी, मलय जरूर कुछ बंगा प्लान कर रहा होगा मगर इस बार मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वहीं रेयान के ऑफिस में रेयान किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। ये शख्स था अंडरवर्ल्ड का डायमंड किंग जो 1 साल पहले से अंडरवर्ल्ड में तबाही मचा रहा था। वो कोई इलीगल काम नहीं करता था मगर वो शख्स रौनक जी के लोगों पर अटैक कर रहा था। रेयान जानता था अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले किंग रौनक जी थे। उन्होंने अपनी जगह अब रेयान को दे दी है मगर रेयान की अंडरवर्ल्ड में 2 आइडेंटिटी है, ब्लैक किंग और अंडरवर्ल्ड किंग। मगर कुछ महीनों से जब से मलय जी को जेल हुई है रौनक जी के अंडरवर्ल्ड के लोग बहुत तेजी से कम हो रहे हैं जबकि वो बहुत ताकतवर हैं। और कुछ लोग जो रौनक जी के खास है उनका कहना है इन सबके पीछे डायमंड किंग उर्फ आरे का हाथ है। मगर पता नहीं चल पा रहा है आखिर वो कौन है, क्योंकि डायमंड किंग भी बहुत खतरनाक है। उसका भी सिक्का अंडरवर्ल्ड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड में चलता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उस शख्स की रौनक जी से क्या दुश्मनी होगी। जितने भी लोगों के गलत काम रोके गए थे उन्हें भी चेक किया गया मगर उनमें से कोई भी नहीं था। इधर दूसरी तरफ एक बने से मेंशन में एक शख्स जिसकी आंखें काली गहरी थी मगर उन आंखों में सिर्फ कोल्डनेस भरी हुई थी। वो अपनी आंखों में नफरत लिए सामने लगी आहूजा फैमिली फोटो को घूर रहा था। तभी वो नफरत से बोला, मिस्टर रौनक आहूजा तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ना तुम्हारी बीबी को, मगर इसमें श्रेया की कोई गलती नहीं है इसलिए उसे कुछ नहीं करूंगा मगर तुम और तुम्हारा वो घटिया परिवार श्रेया के अलावा सबको मौत के घाट उतार दूंगा। इतना बोलकर हंसने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 42। इधर दूसरी तरफ रौनक जी और श्रेया घर को निकल गए मगर अचानक रास्ते में उन पर किसी ने अटैक कर दिया। रौनक जी अंडरवर्ल्ड के किंग रह चुके हैं इसलिए उन्हें सभी फाइट आती है। वो भी बॉडीगार्ड के साथ उन अटैकर्स पर हमला करने लगे। तभी अचानक एक गोली आकर रौनक जी को लगी तो वो गिर गए। ये गोली एक कार से आई थी।
तभी वो कार वहां से निकल गई। इधर अचानक श्रेया की चीख निकल गई। वो जल्दी से बाहर आई और बॉडीगार्ड की मदद से उसने रौनक जी को कार में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को तेजी से हॉस्पिटल को भगा दी। रास्ते में ही उसने हॉस्पिटल और घर पर फोन कर दिया। जैसे ही गानी हॉस्पिटल में रुकी, जल्दी से रौनक जी को स्ट्रेचर में लिटाया गया और उन्हें लेकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। श्रेया की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। तभी वहां आकांक्षा जी और आयुष आ गए। तभी आकांक्षा जी श्रेया के पास गई और बोली, प्रिंसेस क्या हुआ तुम्हारे डैड को? तभी श्रेया उन्हें शांत करवाते हुए बोली, मॉम रिलैक्स, डैड को कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए। मगर आकांक्षा जी नहीं मानी, मगर श्रेया के बार बार बोलने पर वो वहां से चली गई। तभी डॉक्टर वहां आए। श्रेया ने बोला, अब कैसे हैं डैड? तभी डॉक्टर बोले, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और हम में से कोई भी उनका ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर थोड़ी भी भूल हुई तो उनकी जान जा सकती है। वहीं ये सुनकर श्रेया की आंखें ठंडी हो गई। तभी वो बोली, चेंजिंग रूम कहाँ है? जिस पर डॉक्टर उसे देखने लगे। तभी श्रेया इस बार अपनी खतरनाक आवाज में बोली, लगता है तुम्हें अब जीना नहीं है, इसलिए इस टाइम पर भी तुम लापरवाही कर रहे हो। जिस पर डॉक्टर और सारे लोग डर से कांप गए। तभी एक नर्स श्रेया को चेंजिंग रूम में ले गई। श्रेया ने कपड़े चेंज किए और वो मास्क लगाकर बाहर आ गई। वहीं उसे सर्जिकल गाउन में देखकर सब हैरान रह गए। मगर श्रेया ने बिना किसी में ध्यान दिए ऑपरेशन रूम में एंटर किया और सबको निकालकर ओनली 2 डॉक्टर्स को रखा, जो काफी सीरियस और अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार थे। तभी श्रेया ने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। सब लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि सबको पता था रौनक आहूजा बहुत बने इंसान थे। अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनकी नौकरी और जान दोनों जा सकती थी। मगर उन्होंने सोचा लिया था, अगर रौनक जी को कुछ भी हुआ तो वो सारा दोष श्रेया पर डाल देंगे। करीब 3 घंटे बाद श्रेया ऑपरेशन रूम से बाहर आई और वहां से चेंजिंग रूम में चली गई। बाकी सभी लोग हैरानी से सब देख रहे थे। तभी एक नर्स बोली, सीनियर वो जिंदा तो है ना? जिस पर उस सीनियर डॉक्टर ने उस नर्स को बहुत डांटा और बोले, बकवास बंद करो, उन्हें भला कैसे कुछ हो सकता है? उनका ऑपरेशन चिकित्सा जगत की गोडेस डॉक्टर नाया ने किया था। जिस पर सब हैरान रह गए। तभी उन डॉक्टर ने रौनक जी को 1 घंटे बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। श्रेया ने अपनी मॉम को बता दिया कि डैड अब ठीक है, जिससे उन्हें राहत मिली। इधर जैसे ही डीन को पता चला उनके हॉस्पिटल में डॉक्टर नाया आई है तो वो जल्दी से वहां पहुंचे। तभी सभी डॉक्टर्स और नर्स श्रेया को देखने लगे, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो श्रेया से कुछ पूछ सके। श्रेया वहां से नॉर्मल वार्ड में चली गई। तभी आयुष आया। श्रेया बोली, पता करो कौन जीना नहीं चाहता। ऐसा बोलते समय उसके फेस में एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी आयुष वहां से चला गया। श्रेया ने रौनक का हाथ पकड़ कर कहा, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके हमलावर को जल्दी ढूंढ कर उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो मौत की भीख मांगेगा। उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसके पास से निकलता ऑरा किसी की भी हड्डियों में सिहरन पैदा करने इतना खतरनाक था। वहीं एक अंधेरे कमरे में वही लंका रौनक जी फोटो पर चाकू से छेद करते हुए बोला, मिस्टर रौनक आहूजा तुम तो बच गए, मगर कोई बात नहीं, तुम्हें मरना है, वो भी मेरे ही हाथों से। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। इधर जेल में मलय जी को जब पता चला रौनक जी के ऊपर अटैक हुआ तो वो बेहद खुश हो गए। फिर बोले, रौनक आहूजा तुम जल्दी ही मरोगे, फिर मैं अपनी बेटी को तुम्हारी बेटी की जगह दिलवाऊंगा और वो सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। इतना बोलकर वो शातिर मुस्कान मुस्कुराने लगे। इधर आयुष को अटेकर की कोई भी जानकारी नहीं मिली। आयुष दूसरे नंबर का सबसे बेस्ट हैकर था, मगर आज उसके हाथ में कोई भी जानकारी नहीं लग रही थी। और 2 लोग, पहले 3 लोग एक दूसरे को टक्कर देते थे।
जिसमें एक तो हैकर के एक हैकर आर और एक था हैकर अ, मगर इन लोगों को कोई नहीं जानता था। ये लोग बेस्ट थे, कोई भी इन तीनों को टक्कर नहीं दे सकता था। मगर ये तीनों कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते थे। कई लोग इन्हें दोस्त समझते थे, मगर ऐसा नहीं था। ये तीनों ना ही दोस्त थे और ना राइवल। ऐसी ही रात से सुबह हो गई, मगर श्रिया की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। रौनक जी को अभी तक होश नहीं आया था। आकांक्षा जी भी श्रिया के लिए कपुएं और खाना लेकर हॉस्पिटल आ चुकी थी। श्रिया ने कपुएं लिए और फ्रेश होकर फिर से रौनक जी के वार्ड में आ गई। तभी आयुष ने श्रिया को अपने साथ चलने को बोला तो श्रिया आयुष के साथ वहां से बाहर चली गई। तभी आयुष बोला, बॉस वो जो कोई भी है वो बहुत शातिर है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे हाथों में नहीं लगी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। आपको उन 3 हैकर्स में से एक को अपॉइंट करना होगा। तभी श्रिया बोली, ठीक है, तुम ऑफिस जाओ और वहां संभालो, कल तक मैं भी ऑफिस आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो वार्ड के अंदर चली गई। तभी आकांक्षा जी ने श्रिया को खाना दिया मगर वो मना करने लगी, मगर आकांक्षा जी के डांटने पर उसने थोड़ा खाना खा लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।